हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस। पीएस केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं। आज मैं इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखो, सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने 5 यूनिट है। उसमें से आपकी फर्स्ट जो यूनिट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर यूनिट है। उसमें आपका कुछ पार्ट है वो एनएमआर का है। एनएमआर में कुछ पार्ट आपका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें आपके न्यूक्लियर सील्डिंग, डिसील्डिंग, केमिकल शिफ्ट, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स, स्पिन स्पेलेटिंग, कपलिंग कांस्टेंट, एरिया ऑफ सिग्नल and interpretations of PMR spectra of simple organic molecules, ethyl bromide, ethanol, acetaldehyde, 1,1,2 ट्राईब्रोमोएथीन, टोलुइन, एसिटोफिनोन। ये आपके प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। इसके बाद आपकी कुछ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनके स्ट्रक्चर का एल्यूसिडेशंस है वो हम यूवी, आईआर और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को यूज करते हुए भी करते हैं। इसी यूनिट का स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस है वो इनोलेट के थ्रू कैसे करते हैं। इसमें कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन, केलेजन कंडेंसेशन, इथाइल एसीटो एसीटेट का सिंथेसिस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो पूछी जाती है इस यूनिट से। तो हमारे जो एग्ज़ाम में इस यूनिट से मेजर क्वेश्चंस बनता है वो हमारा एनएमआर और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनता है। आपका एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट के थ्रू भी आएगा, पर आपका एक क्वेश्चन आराम से अगर हम इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर एनएमआर जो है उसका पार्ट और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट अगर पढ़ते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन है वो आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। तो जो मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आप इन्हीं को अच्छे से देख लीजिएगा। आपकी ये यूनिट पूरी अच्छे से स्कोर हो जाएगी और आप इस यूनिट से अच्छे मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाते हुए टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन को समझाइए तथा इसका महत्व क्या है वो बताइए। हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस की क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसको क्यों यूज करते हैं हम, वो आपको बताना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी है, प्रोटॉन या हम कह दें 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें नाभिकीय परिरक्षण और विप्र परिरक्षण, न्यूक्लियर सील्डिंग और डीसील्डिंग क्या है उसको आपको समझाना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि डेल स्केल और टाउ स्केल में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं वो बताना है। डी है, रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट को समझाइए। केमिकल शिफ्ट और रासायनिक शिफ्ट जो है उसके मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको, जो क्लास नोट्स में करवा रखे हैं, वो आपको सभी क्वेश्चंस है वो देखने हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, तुल्य अतुल्य प्रोटॉन को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। क्वेश्चन सेकंड जो है, चक्रण विपाटन से आप क्या समझते हैं। चक्रण विपाटन क्या होता है। स्पिन स्पेलेटिंग जो है वो क्या है। एथेनॉल और एथिल ब्रोमाइड को उदाहरण दे करके आपको बताना है। ये आपके फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने बताया आपको। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट के ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं।
रासायनिक तुल्य प्रोटॉन क्या होता है? एक तो तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन में डिफरेंस पूछ सकता है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है, उसमें आपके डिफरेंस पूछ सकता है। होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं? एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं? डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं? और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? कपलिंग कितने टाइप की होती है? ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है इथाइल मिथाइल ईथर के पीएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं? सिग्नल पूछेगा कि कितने सिग्नल देता है, ये तो आपको सिग्नल बताने हैं। 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटॉमिक प्रोटॉन का 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एरोमेटिक प्रोटॉन का निम्न क्षेत्र में अवशोषण होता है। कैसे होता है? एरोमेटिक प्रोटॉन का जो NMR 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कैसे अवशोषण होता है, वो भी पूछा जा सकता है। एथिल अल्कोहल का NMR स्पेक्ट्रा, जो मैंने आपको बताया था कि एथिल अल्कोहल, इसके अलावा इथाइल ब्रोमाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, ये कुछ सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, इनके NMR स्पेक्ट्रा में स्ट्रक्चर जो है उसको इंटरप्रेट कराया जा सकता है PMR स्पेक्ट्रा के द्वारा या फिर NMR स्पेक्ट्रा के द्वारा। क्या कारण है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि एथिलीनिक प्रोटॉन की तुलना में एसिटिलीनिक प्रोटॉन उच्च क्षेत्र में अवशोषित होते हैं? ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद इस तरह से आपके सेकेंड यूनिट जो है उसके आपको ये जो मैंने बताए हैं फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इनको देख लीजिए, आराम से आपकी यूनिट है वो स्कोर पार्ट आपका करवा सकती है। सेकेंड यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये काफ़ी मेजर यूनिट है। इस यूनिट में आपके दो तरह से इसको डिवाइड कर रखा है। कुछ इसका इंट्रोडक्शन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बाद एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा जो डिवाइडेशन है इसका 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो हम पहले 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, ये तीनों ही 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पायरिडीन होता है, पिरिडीन जो है वो होता है, और बेंजो संयुग्मित 5 सदस्य विषम चक्रीय यौगिक इंडोल हो सकता है, और 6 सदस्य विषम चक्रीय यौगिक क्विनोलिन हो सकता है। ये आपके इस यूनिट में जो टॉपिक्स है वो ये है कि पायरोल क्या है, फ्यूरेन क्या है, थायोफिन क्या है। अब पायरोल की हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है कि कैसे पायरोल का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर क्या होती है, इसका यूजेस किस किस में होता है। इसी तरह फ्यूरेन का पढ़ना है, इसी तरह थायोफिन का पढ़ना है, और इसी तरह हमें 6 मेंबर वालों को भी पढ़ना है। तो आप लोग इसमें 2 पार्ट है आपके पास, एक क्वेश्चन हमारा 5 मेंबर वाले से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन हमारा 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से पूछा जाता है। कभी रियर केसेस ऐसा होता है जिसमें एक शॉर्ट में क्वेश्चन है वो 6 मेंबर का या 5 मेंबर का साथ में कंबाइन होकर आ जाता है, अदरवाइज़ दोनों के क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। तो आप अगर इन तीनों को भी अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन है वो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर हम 6 मेंबर में पढ़ रहे हैं तो 6 मेंबर में हमें ये तीनों अच्छे से पढ़ने हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 5 सदस्य, पहला क्वेश्चन है 5 सदस्य वलय विषम चक्रीय यौगिक जैसे फ्यूरोन है, पायरोल है, थायोफिन है की क्रियाशीलता तथा स्थायित्व की व्याख्या कीजिए तथा इलेक्ट्रॉन देने वाले और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह का इनके स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना। ये मेजर क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। इसमें हमारे पास
पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन तीनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों के इफ़ेक्ट का हम अच्छे से एक्सप्लेन है वो देख सकते हैं। इससे अगर हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि पायरोल की क्रियाशीलता पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या इफेक्ट होगा, फ्यूरेन या थायोफिन, तो आप इस मेजर क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थायोफिन पायरोल से अधिक स्थायी होता है क्यों? ऐसा क्यों होता है, हमें रीज़न बताना है इसका। पिरिडीन में फिंडलक्राफ्ट अभिक्रिया संभव नहीं होती, क्यों नहीं होती उसका आपको रीज़न बताना है। पिरिडीन संश्लेषण की कोई दो विधियाँ, जैसे हेंस विधि पिरिडीन संश्लेषण की कैसे होती है वो आपको बतानी है। पिरिडीन संश्लेषण की जो विधियाँ हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद हम देखते हैं पायरोल संश्लेषण की कोई दो विधियाँ बताइए। पायरोल संश्लेषण की दो विधियाँ, पायरोल में भी जैसे हेंस मेथड होता है पायरोल का, और दूसरा नॉरपिरोल संश्लेषण होता है पायरोल का, तो आप ये भी बता सकते हैं। ये दोनों विधि आपको देखनी है। उसके बाद 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल में ही अब हम 6 मेंबर की बात कर रहे हैं। ये 5 मेंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। 6 मेंबर जो हैं उसमें देखिए आपको 6 मेंबर में पिरिडीन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन के स्थायित्व को समझाइए। पिरिडीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं तो उस समय जो कार्बोकैटायन बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं, मीडिएटर बनते हैं, इंटरमीडिएट जिनको हम कहते हैं वो बनते हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है वो आपको बतानी है। सेकंड है इसका स्कॉर्प संश्लेषण। स्कॉर्प संश्लेषण, फिशर संश्लेषण, फिशर इंडोल संश्लेषण, ये आपका इसी का ही पार्ट है। एक तो है आपका फिशर संश्लेषण, फिशर और फिशर इंडोल संश्लेषण या फिशर संश्लेषण, दूसरा है स्कॉर्प संश्लेषण। ये मैंने नेम से आपको अलग से करवाए थे जो कि आपके 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल के फॉर्मेशन के मेथड थे। उसके बाद है विस्लर नेपियरोल्स की अभिक्रिया। शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, संश्लेषण की विधि है कि क्या होता है ये, आपको इसका पूरा मेथड बताना है कि क्या मेथड होता है। इंडोल से क्विनोलिन कैसे बनता है, आइसोक्विनोलिन से आइसोक्विनोलिन ऑक्साइड कैसे बनते हैं, ये भी शॉर्ट में पूछे गए हुए हैं क्वेश्चन हैं और आपको ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है क्विनोलिन के संश्लेषण के लिए दो विधियों का वर्णन कीजिए। क्विनोलिन से आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। क्विनोलिन की संश्लेषण की जो दो विधि हैं, क्विनोलिन के संश्लेषण की विधि ऊपर मैंने लिख चुकी हूँ पहले भी कि स्कॉर्प संश्लेषण जो है शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो स्कॉर्प संश्लेषण के थ्रू हम क्विनोलिन को भी बनाते हैं। क्विनोलिन की संश्लेषण की विधि बता दीजिए। स्कॉर्प संश्लेषण के द्वारा डोबनर मिलर संश्लेषण जो है उसके थ्रू भी बता सकते हैं हम। इसके द्वारा हम दो नॉर क्विनोलिन संश्लेषण है उसके द्वारा भी बता सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी दो मेथड बता दीजिए जिससे क्विनोलिन का संश्लेषण हो, और क्विनोलिन किन के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। 3 ब्रोमो क्विनोलिन है एक, तो इसके अलावा 2 फेनिल क्विनोलिन है, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ये मैंने आपको अभिक्रिया है बता रखी थी। जब क्विनोलिन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दो उत्पाद मिलते थे, हमें कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा, किसकी प्रेजेंस में करवाते थे। फेनिल के साथ कराते थे तब कौन सी अभिक्रियाएँ होती थी, ये मैंने आपको अच्छे से इनकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर करवा रखी है, तो आप उनको देख लीजिएगा। इस तरह से आपके यूनिट सेकंड जो हैं उसके क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। अब इसमें कुछ रिएक्शंस पूछी जाती हैं, यूनिट सेकंड में ही कुछ रिएक्शंस दे देगा और आपको किसकी प्रेजेंस में हो रही है किसके साथ हो रही है वो दे देगा, और प्रोडक्ट पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो
एक ये डोबनर मोलर जो वॉन मिलर संश्लेषण है और चीची बेबिन अभिक्रिया है, ये दोनों भी आपको देखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें आपको कुछ रिएक्शंस लिख रखी हैं कि इन रिएक्शंस में हमें इनको कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट जो है, ये मैंने आपको एक तो बताया कि अभी क्विनोलिन की अभिक्रिया हम Br2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बताना है आपको। 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे इसमें भी। पिरिडीन की अभिक्रिया कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ। क्विनोलिन की अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। क्विनोलिन की रिएक्शन NaNO2 के साथ करवाते हैं, NaNH2 के साथ कराते हैं सोडामाइड के साथ तो क्या बनता है, KMnO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CH3Cl के साथ इंडोल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ये आपको रिएक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट है वो आपको देखने हैं। इसी तरह यूनिट सेकंड में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। ये क्वेश्चन भी आपके 5 मेंबर जो हैं उनके कंप्लीट रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। देखो, बेंजीन, थायोफिन, पिरोल और फ्यूरेन में किसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, क्यों। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी रिलेटेड, कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, क्यों होगा, उसका आपको रीज़न देना है। जैसे हमने 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग जो थी उनमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन देखी थी, वैसे ही हम 5 मेंबर रिंग्स में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको जो रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए पूछे जाते हैं। थायोफिन की रिएक्शन दे रखी हैं, कुछ पायरोल की रिएक्शन दे रखी है, पिरिडीन की दे रखी हैं और थायोफिन की दे रखी हैं। आप इन रिएक्शंस को देख लेना किसके प्रेजेंस में क्या बनता है। ये सारी रिएक्शंस मैंने क्लास नोट्स में करा रखी हैं तो आप एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिस्ट बेनरी संश्लेषण, फ्यूरेन बनाने की जो विधि है या फ्यूरेन की व्युत्पन्न बनाने की विधि है वो पूछी जा सकती है। पायरोल की अपेक्षा पिरिडीन अधिक क्षारीय होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, आपको रीज़न उसका देना है। पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं, दोनों ही तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसका भी आपको रीज़न बताना है। इस तरह से यूनिट सेकंड जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जो 6 मेंबर रिंग है उनके और हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर रिंग है उनके, दोनों के बताए हैं। आप जो आपको चॉइस में सही लगे कि 5 मेंबर रिंग में अच्छे से कर सकता है तो आप पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। 6 मेंबर में आपको सही लगता है तो पिरिडीन, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन इंडोल वाली जो रिएक्शंस हैं उनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम, देखो इसमें भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस पूछ रखी हैं। ये भी आपकी बता रखा है कि किसकी प्रेजेंस में क्या बनता है। ये पायरोल की निम्न के साथ अभिक्रिया जिंक और CH3COH के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं क्या बनता है, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कराते हैं, NaClO के साथ कराते हैं, CH3Cl के साथ या C2H5ONa के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। ऐसे ही थायोफिन की रिएक्शन हम MCPBA की प्रेजेंस में करवाते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, CH3Cl3 के साथ में करवाते हैं, या थायोफिन की रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं CH3CO2O के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा। ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई है मैंने आपको जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप इन रिएक्शंस को एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से आपकी यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। अच्छे से करना है, उनको लिख लिख के याद करना है। रिएक्शन जितनी भी बताई हैं उन सभी रिएक्शंस को आप बार बार लिखिए जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो है वो हमारी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको इसका क्लासिफिकेशन है वो पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत कीजिए तथा उदाहरण से ही समझाइए। ग्लूकोज की वलय संरचना को अभिक्रिया द्वारा समझाइए। ग्लूकोज की वलय संरचना कैसे बनती है उसको हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताना है। क्वेश्चन सेकंड है, डाइसैकेराइड से आप क्या समझते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज व माल्टोज की संरचनाएं लिखिए, दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है वो अंतर आपको बताना है। डी ग्लूकोज को डी मैनोज में परिवर्तित करना है, कैसे परिवर्तित करेंगे वो बताना है। क्वेश्चन थर्ड है, इनोलेट क्या है।
मेलोनिक एस्टर से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे? सक्सेनिक अम्ल से, मेलोनिक एस्टर से हमें क्या क्या प्राप्त करना है? सक्सेनिक एसिड, एक्रिपिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सब प्राप्त करने हैं। तो मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया कैसे कराएंगे, केमिकल रिएक्शंस है वो बतानी। 1,3 डाइथाइन या इनामीन जिसको कहते हैं, वो कैसे प्राप्त किया जाता है? कीटोनिक जल अपघटन क्या होता है? केलेजन संघनन पर टिप्पणी लिखिए। केलेजन कंडेंसेशन क्या है, उस पर टिप्पणी बतानी है। यूनिट 3 का ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कीजिए। एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित ध्रुवण गुणन क्या है? एपीमर व एनोमर को एग्जाम्पल सहित बताना है। ओसाजोन क्या होता है? किलियनी संश्लेषण क्या है? एल्डो श्रेणी का आरोहण क्या होता है? लॉब्री डी ब्रायन वॉन इंकेस्टिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रफ मेथड एल्डो श्रेणी का अवरोहण, ये भी आपको देखना, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। माल्टोज का हावर्त सूत्र ग्लूकोज की कुर्सी नुमा चेयर फॉर्म जो है वो बताना है। इन्वर्ट शुगर प्रतीप शर्कराएं क्या होती है? ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 जो है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स से आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स देखने हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे आपके पास अगर अभी टाइम है तो आप पूरा पढ़िए, अच्छा नॉलेज है लेने के लिए। पर अभी हमें अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से ही देखना है कि हमें तो स्कोर अपना गेन करना है, तो फिर आप जो मैं बता रही हूँ सेलेक्टिव टॉपिक वो पढ़ लीजिए। इसमें हम यूनिट 4 में अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी चीज़ें हैं आपके। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। निम्न को समझाइए, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। कर्टियस रिएक्शन क्या होती है? अल्नेमेयर एज-लैक्टोन संश्लेषण क्या होता है? कूप सिंथेसिस क्या होते हैं? ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है? स्टेकर संश्लेषण क्या होता है? समविभव बिंदु क्या होता है? ज्विटर आयन क्या है? विद्युत कण संचालन क्या होता है? अति आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं एमिनो एसिड, वो क्या हैं? उन पे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। अल्फ़ा एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं? अल्फ़ा एमिनो अम्ल हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये एमिनो एसिड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए। इसमें से कुछ एमिनो एसिड्स जो आवश्यक होते हैं उनके बारे में बता रखा है। कुछ एमिनो एसिड बनाने की विधियां हैं उनके बारे में बता रखा है कि अल्फ़ा हैलोजनीकृत एमिनो एसिड जो है वो कैसे बनते हैं। जैसे जो ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण है, स्टेकर संश्लेषण है, मेलोनिक एस्टर संश्लेषण है, कर्टियस है, अल्नेमेयर एज-लैक्टोन संश्लेषण है, कूब्स लगे है, बहुत सारे मैंने करवा भी रखे थे आपको क्लास नोट्स में, आप उनको देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, पेप्टाइड बंध क्या होता है? पेप्टाइड संरचना का निर्धारण कीजिए। पेप्टाइड बंध कैसे बनता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन बतानी है कि पेप्टाइड बंध कैसे बनता है। पेप्टाइड बंध आपको मैंने बताया था कि जब एमिनो अम्ल के 2 अणु परस्पर संयुक्त होते हैं तो डाईपेप्टाइड बनाते हैं। 2 अणु जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो क्या बनता है? डाईपेप्टाइड बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन के पश्चात प्राप्त अवयवी यौगिकों के नाम और उनकी संरचना को समझाइए। न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन के पश्चात प्राप्त अवयवी यौगिकों के नाम और उनकी संरचना बतानी है। न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य क्या क्या होते हैं वो आपको देखना है।
उसके बाद शॉर्ट में पूछा जा सकता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को उदाहरण से अंतर बताइए। एटीपी व एडीपी, एनएडी प्लस, टीआरएनए का फुल नेम क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ आरएनए, न्यूक्लिक अम्लों की क्या संरचनाएं होती हैं वो आपको बतानी है। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनसे रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में देखिए आप, फेट है, ऑयल है, डिटर्जेंट है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है और सिंथेटिक डाइज है। साबुन और अपमार्जक क्या है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो ये साबुन और अपमार्जक दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है उनके बारे में बताना है। ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं वो देखना है आपको। बहुलीकरण क्या है, किन्हीं 4 प्राकृतिक बहुलकों के नाम बताइए। पॉलीमराइजेशन जो है उनमें कौन कौन से नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनके बारे में बताना है। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम को उचित उदाहरण देकर के समझाइए। क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। ड्रेकोन व नाइलॉन 66 और नियोप्रीन ये क्या है, पॉलीमर का ही पार्ट है ये भी। ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। रंग और संरचना के संयोजकता बंध अथवा आणविक कक्षक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पे इसको हम किस तरह से बता सकते हैं ये आपको देखना है। इस तरह से हमारी यूनिट जो 5 है उसका कुछ पार्ट जो है फेट, ऑयल, डिटर्जेंट, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाई, इसमें से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक डाइज से बनते हैं। डिटर्जेंट से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो साबुन और अपमार्जक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है क्वेश्चन इसको। उसके बाद शॉर्ट में पूछा जा सकता है एलिजरीन का संश्लेषण क्या होता है, निम्न के संश्लेषण बताइए। मेलेकाइट ग्रीन ये डाइज हैं, कांगो रेड, क्रिस्टल वॉयलेट, मैथिल ऑरेंज, क्रिस्टल वॉयलेट, फ्लोरोसेंस। एडिकिन को इंडिगोटिन से कैसे प्राप्त करेंगे, एडिकिन को इंडिगोटिन से कैसे प्राप्त करेंगे, व्यावसायिक स्तर पर इसमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इसका जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है ये आपका जिंगलर नाटा पॉलीमराइजेशन का उपयोग एथीन के बहुलीकरण में कैसे करते हैं इसको आपको समझाना है। साबुनीकरण क्या होता है, साबुन बनने का जो प्रोसेस है वो साबुनीकरण कहलाता है, उसकी पूरी रिएक्शंस बतानी है, पूरा प्रोसेस बताना है। आयोडीन मान क्या होता है, आयोडीन मान भी आपके साबुन से रिलेटेड जो है यूनिट है डिटर्जेंट वगैरह की, उससे शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है। एटैक्टिक, आइसोटैक्टिक और सीडियोटैक्टिक बहुलकों को संक्षेप में समझाइए। टाइप्स ऑफ द बहुलक हमने करवाया था पॉलीमर्स के अंदर कि ये क्या होते हैं। थर्मोसेटिंग व थर्मोप्लास्टिक बहुलक में क्या अंतर है, उदाहरण सही समझाइए। संश्लेषित व अपमार्जक, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या परिमार्जित होते हैं, ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो इस तरह से आप यूनिट 5 जो है हमारी फेट ऑयल उसके सारे क्वेश्चंस हैं वो आप देख चुके हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। मैंने आपको क्लास नोट्स में भी करवा रखे हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो काफ़ी लेंदी है। ऑर्गेनिक का जो पेपर है वो रिएक्शन बेस भी यूनिट में से, अगर रिएक्शन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे हमारे पास रिएक्शंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, उसमें जो हमारे एसिडिक और बेसिक नेचर से रिलेटेड, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको सारे देखने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो पेपर है वो काफ़ी थोड़ा टफ आता है और इसको हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने सेलेक्टिव 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन ये मान के चलिए कि सेलेक्टिव ही बताए गए हैं, वरना तो पूरी यूनिट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उस यूनिट में। तो मैं जितना बता रही हूँ आप उनको सभी क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिएगा, इनको लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करना। रिटन वर्क जितना करेंगे आप उतनी आपकी ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस अच्छी होगी और
और अच्छे से मार्क्स हैं वो आप गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।